Bismillahirrahmanirrahim. Students, yesterday we started chapter 8, General Science at 10th class. That was about current electricity. And yesterday we discussed about current, conventional current was discussed, potential difference, Ohm's law, and resistance. These topics were discussed yesterday. And today we are to start components of a circuit. Our today's topic, it is, students, components of circuit. जो घर में हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, तो इससे हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होगा। तो बेटे हम सर्किट के अंदर स्विचेस, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स वगैरह ये चीजें हैं जो सर्किट के अंदर हम बैटरी के अलावा इंसर्ट करते हैं, यानी सर्किट में लगाते हैं। फिर देख लें, स्विचेस होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, कैपेसिटर्स और इस तरह कुछ और चीजें भी हो सकती हैं जो कि हम बैटरी के अलावा सर्किट में लगाएंगे। तो ये सारी चीजें सर्किट के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। कुछ कंपोनेंट्स जो हैं आपके यहाँ बुक में डिस्कस हुए हैं, इनको हम तरतीब से डिस्कस करेंगे। पहला इसमें है स्विचेस। तो स्विच बेटे आपको मालूम है स्विच का क्या काम हो सकता है, सर्किट को ब्रेक करना या सर्किट को कंप्लीट करना। जब आप स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट के अंदर से करंट फ्लो नहीं कर सकता और सर्किट ऑफ हो जाता है, और जब हम उसको ऑन करेंगे तो सर्किट में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेबोरेटरी के अंदर बेटे जो स्विच होता है, स्विच की बजाय हम की यूज करते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये की को यूज किया। इसका ये वाला जो पॉट है, इसको अगर हम नीचे पुश कर देंगे, ये प्लास्टिक है, इसके ऊपर इंसुलेटर है, इसको जब हम नीचे पुश कर देंगे यहाँ पे ये फिट हो जाएगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। बल्कि कुछ और कीज जो लेबोरेटरी में यूज होती हैं वो वर्टिकल पिन्स की फॉर्म में होती हैं, और नीचे जो की बॉक्स है इसमें सॉकेट्स होती हैं। जब हम सॉकेट के अंदर उस की पिन को लगा देते हैं, नीचे फिक्स कर देते हैं, तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा याद रखना है कि लेबोरेटरी में हम स्विच की जगह की को यूज करते हैं, जिसको हम क्लोज या ओपन कर सकते हैं। घरों में बेटे डिफरेंट डिजाइन्स के स्विचेस जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये यूजर का अपना चॉइस होता है कि वो किस तरह का स्विच लगाना चाहे। देखें ये स्विच यूज किया है, ये वाला स्विच है, इसी तरह और मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस होते हैं। हम घरों में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करने के लिए ये मुख्तलिफ स्विचेस जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेटे पहला कंपोनेंट आपको बताया गया इलेक्ट्रिक सर्किट में जो यूज होता है, दैट इज स्विच। और स्विच का काम क्या है, सर्किट को ऑन या ऑफ करना, सर्किट को ब्रेक करना या सर्किट को कंप्लीट करना। ब्रेक करने को हम कहते हैं ऑफ करना, और कंप्लीट करना सर्किट, उसको हम कहते हैं ऑन करना। दूसरा बेटे इसमें रेजिस्टर्स हैं, दूसरा कंपोनेंट। व्हाट आर रेजिस्टर्स? डेफिनेशन पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में, आपको नोट्स में भी मिलेंगे। कंडक्टर्स हैविंग लार्ज रेजिस्टेंस आर कॉल्ड रेजिस्टर्स। तो बेटे रेजिस्टर्स भी होते तो कंडक्टर हैं, क्योंकि इनमें से करंट तो पास हो जाता है, लेकिन ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ऑफर करते हैं। रेजिस्टेंस आपको कल एक्सप्लेन किया गया था। अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? Opposition to the flow of current through the conductor is called resistance. कंडक्टर कहें या सर्किट कहें, इसमें से करंट के फ्लो में जो रुकावट पेश आती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, बल्ब, हीटर, आयरन यानी इस्त्री होगी, फैन, पंखे हैं, एंड अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हम घरों में यूज करते हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे रेजिस्टर्स कहलाते हैं।
अब इनको हम रेजिस्टर्स क्यों कहते हैं? इन सारे अप्लायंसेस को, इनको लोड भी कहा जाता है, रेजिस्टर भी कहते हैं, इसलिए कि जब चार्जेस इनमें से पास होते हैं इन अप्लायंसेस में से, तो उन चार्जेस की एनर्जी यूज हो जाती है। रेजिस्टर्स में बेटे देखें ना, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, चार्जेस को अपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, तो उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है। इसलिए इन डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को, इन सारे अप्लायंसेस को रेजिस्टर्स कहा, क्योंकि जब चार्जेस इनमें से फ्लो करेंगे तो उनकी एनर्जी कंज्यूम होती है। तो चार्जेस बेटे जब सर्किट में फ्लो करते हैं तो बैटरी से जो उन्होंने एनर्जी ली हुई होती है, या बैटरी ने चार्जेस को जो एनर्जी दी होती है, ये एनर्जी स्पेंड होती है रेजिस्टर्स के अंदर से। जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो ये एनर्जी स्पेंड होती है, और यही एनर्जी होती है जो कि अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही होती है और हमारे इस्तेमाल में आ रही होती है। मसलन हीटर्स के अंदर से जब ये चार्जेस फ्लो करते हैं तो इनकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लाइट बल्ब्स में से पास होते हैं, ट्यूब लाइट हो, बल्ब हो, एनर्जी से हो, तो ये लाइट में कन्वर्ट होती है, हमें लाइट रिसीव होती है। अगर पंखे में से पास होती है तो पंखा मूव करता है, मैकेनिकल एनर्जी हमें मिलती है। इलेक्ट्रिक मोटर है तो वो चलती है, जैसा कोई भी मशीन है तो वो चलेगी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि हमारे इस्तेमाल में आएगी। अब बेटे बताया कि ये रेजिस्टेंस जो है इसका इफेक्ट क्या होता है। तो बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं सर्किट में से, तो सर्किट का जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अप्लायंस हो, वायर्स हैं, तो उसके एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हैं, यानी टकराते हैं। इस कोलाइजन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो एटम्स को ट्रांसफर हो जाती है, और जब कॉन्टिन्यूसली एटम्स को ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती रहती है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं। जैसे एनर्जी एटम्स की बढ़ती है तो एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, और इस कदर विगोरस, यानी इस कदर तेज हो जाती हैं वाइब्रेशंस कि टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का इंक्रीज हो जाता है। वो जो रेजिस्टर हमारा होता है, मसलन हीटर की कॉइल ही देख लें, तो जिसकी जितनी रेजिस्टेंस बेटे ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो हीट अप होगा, तो कहा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो यही वजह है कि रेजिस्टर्स जो हैं दे एमिट हीट और दे एमिट लाइट। जैसा कि देखें हम लाइटेड बल्ब में देखते हैं, लाइटेड बल्ब के ऑन किया हुआ बल्ब जो है तो वो लाइट दे रहा होता है, ग्लो कर रहा होता है, क्योंकि वो हीट को एमिट कर रहा होता है। इसी तरह हीटर को देखें, हीटर की भी जो कॉइल है वो ग्लो करती है हीट अप होकर, रेड हॉट होकर, क्योंकि वो भी हीट को एमिट कर रही है, रेडिएट कर रही है। तो बेटे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं ये एटम्स को, और एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ती हैं, जिससे कि वो ऑब्जेक्ट हीट अप हो जाता है, और हीट अप होकर फिर वो हीट या लाइट एमिट करेगा। आगे बताया कि रेजिस्टर्स का और क्या यूज है। तो रेजिस्टर्स बेटे यूज होते हैं टू रिड्यूस और एनहांस करंट इन द सर्किट ऑफ अप्लायंसेस। मुख्तलिफ हमारे जो अप्लायंसेस हैं, जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, तो इनके सर्किट में करंट को रिड्यूस करने के लिए यानी कम करने के लिए, या एनहांस यानी बढ़ाने के लिए रेजिस्टर्स का यूज होता है। क्योंकि एक ही करंट की सप्लाई जारी होती है हमारे अप्लायंस में, और इसके अंदर कुछ हिस्सों को ज्यादा करंट चाहिए होता है, कुछ को थोड़ा चाहिए होता है, तो आगे हम इसमें रेजिस्टर्स लगा देते हैं, हर कंपोनेंट के आगे रेजिस्टर लगा देते हैं। तो बताया कि ये जो रेजिस्टर्स होते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट सप्लाई देते हैं, तो ये स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं। ये स्पेशल जो रेजिस्टर्स हैं अप्लायंसेज में यूज होने वाले, ये स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं, इनको कार्बन रेजिस्टर्स कहा जाता है। इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो कलर बैंड्स की फॉर्म में रेजिस्टर्स के ऊपर इंडिकेटेड होती हैं। आप देखें ये डायग्राम में यहाँ पे कुछ कलर बैंड शो किए गए हैं। कलर बैंड्स की सूरत में रेजिस्टेंस जो है वो इंडिकेट की हुई होती है। ये कलर बैंड्स आपके यहाँ बुक में एक्सप्लेन नहीं है,
मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये देखिए कि मैंने इसमें स्लाइड ऐड की हुई है। ये एक रजिस्टर है, ये जो आप देख रहे हैं ये रजिस्टर है। इसके 4 कलर बैंड आपको दिए गए हैं। इसके जो पहले लेफ्ट साइड से आपने चलना है, पहले 3 बैंड जो हैं ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को शो करते हैं, और जो चौथा बैंड होता है ये टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस मीन कि वो रेजिस्टर कितना लोड बर्दाश्त कर सकता है। अब आप देखें, इसकी मैं रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता हूं। ये जो रेजिस्टर आपके सामने है 4 बैंड का, देखिए जो फर्स्ट बैंड है इसमें, पहला बैंड, ये आपके जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसका लेफ्ट साइड का पहला डिजिट ये बताएगी। अब ये पिंक कलर जो आप देख रहे हैं, तो यहां पे देखें तो पिंक कलर के ऊपर लिखा है 2। दैट मींस कि लेफ्ट साइड पे 2 डिजिट आएगा। उसके बाद दूसरा कलर बैंड देखें, ये सेकंड वैल्यू को शो करेगा। अब ये ब्राउन जो बैंड है इसके ऊपर लिखा है 1, तो सेकंड जो डिजिट है वो 1 आ गया। अब लेफ्ट साइड से पहले 2 आया था, उसके बाद उसके राइट साइड पे 1 आ गया है। तीसरा बैंड बच्चे देखें ये येलो कलर में है, ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। अब यहाँ पे देखें तो ये येलो बैंड के ऊपर 4 लिखा है, इट मींस के 4 जीरोस आनी चाहिए। तो हमारी रेजिस्टेंस फिर क्या बन गई, 2 1 टेट्रा 0। लेफ्ट साइड पे पहले 2 डिजिट आ गया, ये देखें पिंक कलर से। फिर दूसरा डिजिट ब्राउन कलर से 1 आ गया, 2 1 बन गया। आगे येलो बैंड से 4 जीरोस आ गए। इसके ऊपर जो वैल्यू है ना ये इसको शो करती है। तो 4 जीरोस आगे मिला दें तो 2 1 0 0 0 0, यानी टेट्रा जीरोस होंगी, 4 जीरोस आगे आएंगे। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटे आपके यहाँ जो डिस्कस हुई थी वो ये है। एक्चुअली फिजिक्स का टॉपिक है, डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ डिटेल है ही नहीं। आपके यहाँ तो ये रेजिस्टर्स भी नहीं थे, तो ये आपको अब वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये कलर बैंड यूं होते हैं कि ये डिजिट्स को शो करते हैं। लेफ्ट साइड से पहला बैंड जो है ये रेजिस्टेंस की जो लेफ्ट एक्सट्रीम का जो डिजिट होता है उसको शो करता है। जो दूसरा बैंड है ये दूसरा डिजिट शो करता है, और जो तीसरा बैंड है ये नंबर ऑफ जीरोस को शो करता है। ये जो है, अब टॉलरेंस को देखें, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो टॉलरेंस है इसका कलर देखें, ये वाला कलर आया हुआ है, तो इसके ऊपर लिखा है +-5 +-5%। तो इसको भी बेटे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि इस +-5% का ये मतलब है कि जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की है, जो यहाँ पे 210000 हमने जो कैलकुलेट किए, उसका 5% आप निकालें, तो वो 5% उसमें प्लस कर दें, फिर वो 5% उसमें माइनस भी करें, तो आपके पास 2 वैल्यूज मिलेगी कि ओरिजिनल वैल्यू के अंदर 2 1 टेट्रा 0 जो है उसमें आपने 5% प्लस भी किया और फिर उसी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस भी किया। तो ये जो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज आपके पास आएंगी, तो ये बेटे शो करेंगी रेंज को, कि जो असल वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो इसके दरमियान कहीं भी लाई कर सकती है। असल वैल्यू रेजिस्टेंस की जिसको कि ये रेजिस्टर इंडिकेट कर रहा है, वो उन 2 वैल्यूज के दरमियान कहीं भी लाई कर सकती है। यानी कि ये वेरिएशन एक तरह से होगी जो इस परसेंटेज से शो हो रही है, कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन हो सकती है। बेटे नेक्स्ट कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर होता है, और ये डिफरेंट पर्पसेस में इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हम यूज करते हैं। सिंपल जो कैपेसिटर होता है इसमें 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ये देखें ये 2 प्लेट शो की गई हैं जो एक दूसरे के पैरेलल लगी होती हैं। सिंपल कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल फिक्स होती हैं। इन दोनों प्लेटों के दरमियान में बेटे यहाँ पे इंसुलेटर होता है। इस इंसुलेटर की वजह से इसकी जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। इस इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक का नाम दिया जाता है। दोनों प्लेटों के दरमियान जो इंसुलेटर हम यूज करते हैं ये डाई इलेक्ट्रिक कंसिडर होता है, ये कहलाता है।
जब हम किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ये नीचे देखें बैटरी के साथ इसको कनेक्ट किया है, तो कैपेसिटर की वो प्लेट जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो दूसरी प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से अटैच की उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्जेस इन प्लेट्स के ऊपर आए हैं, ये इन प्लेट्स के ऊपर ही रहेंगे। इवन कि आप बैटरी को रिमूव भी कर देते हैं तो फिर भी ये चार्जेस आपस में अट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पे रहेंगे। इस प्रोसेस को बेटे कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ये हम कहेंगे कि कैपेसिटर हमारा जो है वो चार्ज हो चुका है। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो इसकी प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। दोनों प्लेटों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है किस वजह से है? अपोजिट चार्जेस की वजह से। ठीक है, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी पे नेगेटिव। इन अपोजिट चार्जेस की वजह से इन प्लेटों के अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है। जितना बड़े ये चार्ज ज्यादा स्टोर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट आपको इस पोटेंशियल इसको कैपेसिटेंस को मेजर करने का यूनिट बताया गया, वो है फैरेड। कैपेसिटेंस बेटे याद रखें, ये किसी भी कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है उसको कैपेसिटेंस कहते हैं। एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस को हम जिस एसआई यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल के यूनिट में मेजर करते हैं वो है फैरेड। फैरेड बड़ा यूनिट है, तो अमूमन हम छोटा यूनिट यूज करते हैं माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड जो है 1 माइक्रोफैरेड ये 10⁻⁻⁶ फैरेड के इक्वल होता है। यानी एक माइक्रोफैरेड एक फैरेड का 10 लाखवां हिस्सा होता है। नेक्स्ट बेटे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में बताया कि 2 लॉन्ग जो है मेटल फाइल्स हम यूज करते हैं किस लिए? एरिया बढ़ाने के लिए। कैपेसिटर की प्लेटों का एरिया बढ़ाने के लिए हम 2 लंबी जो है मेटल की फाइल यानी पतरियां इस्तेमाल करते हैं, और उन दोनों फाइल्स के दरमियान हम एक पेपर की लेयर या प्लास्टिक की शीट रख देते हैं। फिर उसको उनको हम रोल कर देते हैं। यानी हम एक मेटल की फाइल रखेंगे, उसके ऊपर कोई इंसुलेटिंग जो है लेयर होगी, पेपर की लेयर हो या प्लास्टिक की शीट रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी मेटल की हम शीट रखेंगे। फिर हम इन तीनों को क्या करेंगे? रोल कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। तो रोल कर देंगे जब, तो ये बन जाएगा हमारा कैपेसिटर, और ये कहलाता है फिक्स्ड कैपेसिटर। ये बेटे देखें यहाँ पे आपको मेटल फाइल्स का शो किया गया है। तो ये रोलिंग के बाद क्या बन गया? ये बाहर को कनेक्टर शो किए गए हैं कनेक्शन के लिए। इन प्लेटों का जो कनेक्शन है बाहर के कैपेसिटर का, ये इन टर्मिनल्स के थ्रू होगा। तो अब ये वाला बेटे कैपेसिटर कहलाता है फिक्स्ड कैपेसिटर, क्योंकि हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड कैपेसिटर जो है वो यूज कहां पे होते हैं? इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर और मोटर्स के अंदर, मोटरों में और पंखों के अंदर यूज होते हैं। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, जैसा ये पीछे आपको शो किया गया कि हमने जब बैटरी को कनेक्ट किया तो ये चार्जेस जो हैं प्लेटों के ऊपर डिपॉजिट हो गए थे। तो कहा कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हमारा कैपेसिटर क्या है? चार्ज हो जाता है, और सर्किट के अंदर करंट इंक्रीज होगा। कब इंक्रीज होगा? जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। तो बेटे जब ये कोई पंखा वगैरह हो या मोटर है उसको स्टार्ट करना होता है तो वहां पे कैपेसिटर ये काम करता है कि कैपेसिटर पहले खुद चार्ज हो जाता है, फिर ये डिस्चार्ज होता है और उसका करंट सर्किट के अंदर शामिल हो जाता है बाकी करंट के साथ। तो फिर उसका क्या इफेक्ट होता है? चार्जेस बढ़ जाते हैं, यानी करंट स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और आपका जो डिवाइस है, जो अप्लायंस है, पंखा है, मोटर है, वो इजीली स्टार्ट हो सकती है। उसका काम स्टार्ट करने से होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर ये देखें आगे उन्होंने शो किए हैं। ये आपको फिक्स कैपेसिटर पहले बताया गया था, जिसकी प्लेटों का जो दरमियान एरिया है वो चेंज नहीं होता, और अगर प्लेटों का दरमियानी एरिया हम चेंज करने की टेक्निक इस्तेमाल कर लें तो हम वेरिएबल कैपेसिटर बना सकते हैं। उसका बेटे देखें कहा कि 2 सेट्स प्लेट्स के जो हैं वो यूज होते हैं वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर भी। इसमें एक सेट जो है वो फिक्स होता है,
जबकि जो दूसरा होता है उसको हम रोटेट कर सकते हैं, किस लिए? टू चेंज एरिया बिटवीन द प्लेट, ताकि प्लेटों के दरमियान का जो एरिया है उसको चेंज कर सके। इससे कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है। जब हम एरिया चेंज करते हैं जब हम प्लेटों का दरमियानी एरिया चेंज करते हैं तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, और ये कैपेसिटर कहलाता है गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर। तो ऐसे कैपेसिटर यूज कहाँ होते हैं? ये बेटे रेडियो और टेलीविजन की ट्यूनिंग सर्किट के अंदर यूज होते हैं। जो हम ट्यूनिंग करते हैं रेडियो या टेलीविजन के डिफरेंट स्टेशंस, डिफरेंट चैनल्स को सिलेक्ट करने के लिए, या रेडियो पे स्टेशंस को सिलेक्ट करने के लिए, तो वहां पे ये वेरिएबल कैपेसिटर यूज होते हैं। इसका बेटे ये देख लें, ये जो शाफ्ट लगी हुई है इसके साथ एक प्लेटों का सेट है जो इस शाफ्ट के साथ फिक्स्ड है। ये शाफ्ट मूव करती है, रोटेट करती है, तो साथ ही ये प्लेटें भी रोटेट करती हैं। जबकि ये बाहर जो प्लेटें शो की गई हैं ये दूसरा सेट है प्लेटों का, और ये फिक्स होती हैं। ये बाहर वाली प्लेटें जो हैं ये फिक्स होती हैं, ये नहीं मूव करती। तो फिर इफेक्ट क्या हुआ? प्लेटों का दरमियानी एरिया मुसलसल चेंज होगा इस शाफ्ट के मूव करने से, और चेंज होने से इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस भी चेंज होगी। तभी हम ट्यूनिंग कर सकते हैं रेडियो या टेलीविजन की। नेक्स्ट बताया बेटे कि कैपेसिटर्स जो हैं इनका एक यूज ये भी है कि ये यूज होते हैं टू स्मूथ द रिपल्स व्हाइल चेंजिंग एसी इनटू डीसी। एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। एसी जो है डायरेक्शन चेंज करता है बार बार, डीसी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो एसी को डीसी के अंदर जब कन्वर्ट करना होता है, इस प्रोसेस को बेटे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। तो इस प्रोसेस में करंट जो है उसके रिपल्स बनते हैं। करंट जो है उसके रिपल्स से बनते हैं, यानी करंट स्मूथ नहीं होता। करंट में सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं, रेज और फॉल आते हैं, इनको रिपल्स कहा जाता है। जब हम कैपेसिटर यूज कर लेते हैं तो ये रिपल्स स्मूथ हो जाते हैं। तो ये इसका एक और यूज बताया कि एसी टू डीसी जब कन्वर्जन होती है करंट की, तो रिपल्स को स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर यूज होते हैं। नेक्स्ट बताया कि जब कोई साउंड सिग्नल माइक्रोफोन से या टेप रिकॉर्डर से एम्पलीफायर को फीड किया जाता है। एम्पलीफायर को क्यों फीड करना होता है? उसको बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए। तो वहां भी कैपेसिटर हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ताकि वो जो डीसी वोल्टेज एम्पलीफायर को दी जा रही है उसके अंदर रिपल्स होते हैं, और उन रिपल्स की वजह से आपका जो है माइक्रोफोन को डैमेज ना हो। माइक्रोफोन को डैमेज होने से बचाने के लिए वहां भी कैपेसिटर का यूज होता है। इसके बाद बेटे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकता है। एसी करंट जो है एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता, बल्कि अल्टरनेटिवली इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यानी एक के बाद दीगरे जो है इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। ये आपको ट्रांसफार्मर शो किया गया, इसमें दो कॉइल्स होती हैं। ये बेटे देखें, एक ये कॉइल है, इसके ऊपर पी लिखा यानी प्राइमरी कॉइल। ये दूसरी कॉइल है, इसके ऊपर एस लिखा यानी सेकेंडरी कॉइल। इसमें लिखा है अंदर ई पी प्राइमरी ईएमएफ, और ये लिखा है ई एस सेकेंडरी ईएमएस। तो ईएमएस बेटे ये वोल्टेज होती है, ये वो वोल्टेज है जो हमने ट्रांसफार्मर को सप्लाई की है, और ये वाली वोल्टेज वो होती है जो ट्रांसफार्मर हमें आउटपुट देता है। अब बेटे ट्रांसफार्मर के दो काम है, या तो ये वोल्टेज को कम करता है या वोल्टेज को ज्यादा करता है। जब वोल्टेज को ये कम करता है तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अगर वोल्टेज को बढ़ाता है तो हम उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोनों में फर्क देख लें। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये जो टर्न्स होती हैं, कॉइल की जो टर्न्स बनी हुई हैं, एन पी या नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, ये ज्यादा होती हैं, जबकि सेकेंडरी कॉइल की टर्न्स थोड़ी होती हैं। तो ये स्टेप डाउन हो गया, यानी वोल्टेज कम कर देगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखें बेटे इसके उल्टा है, उसमें प्राइमरी कॉइल में थोड़ी टर्न्स हैं और सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा हैं। तो जब भी कैपेसिटर की सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा टर्न्स होंगी तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में ज्यादा है तो वो स्टेप डाउन होगा। तो इसमें बेटे एक फार्मूला चलता है
सेकेंडरी वोल्टेज ओवर प्राइमरी वोल्टेज इक्वल है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ओवर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी। VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। तो ये कैलकुलेशंस हम फिजिक्स के अंदर करते हैं इससे रिलेटेड। ये आगे यही चीज बताएगी आपको कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या है, कि बताया कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के अंदर ज्यादा हो प्राइमरी की निस्बत तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कम हो प्राइमरी की निस्बत तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। बड़ा सिंपल सा ही इसकी एक्सप्लेनेशन है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को इंक्रीज करता है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है। ये ट्रांसफार्मर, एक तो इसका याद रखें कि ये वो डिवाइस है जो एसी वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, ये इसकी डेफिनेशन होगी। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होगा जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन वो होगा जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है। स्टेप अप के अंदर सेकेंडरी की टर्न्स ज्यादा होती हैं प्राइमरी की निस्बत, स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल जो है इसकी टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा होती हैं। बस ये चीजें बेटे दो तीन इसकी याद रखनी है। मैंने बताया कि टेप रिकॉर्डर के अंदर जो टेप रिकॉर्डर है उसमें रेडियो या कंप्यूटर में 220 वोल्ट जो वोल्टेज सप्लाई की जा रही होती है उसको डिक्रीज किया जाता है 6 वोल्ट 9 वोल्ट या 12 वोल्ट में उसको। तो कैसे ये ट्रांसफार्मर के जरिए कम किया जाता है। फिर उसके बाद अप्लायंसेस को प्रोवाइड की जाती है ये वोल्टेज, क्योंकि इन अप्लायंसेस के अंदर थोड़ी वोल्टेज रिक्वायर्ड होती है, तो जितनी वोल्टेज रिक्वायर्ड हो उसी वोल्टेज को प्रोड्यूस करने वाला ट्रांसफार्मर हम वहां पे यूज करते हैं ताकि रिक्वायर्ड वोल्टेज अप्लायंस को मिले और वो अप्लायंस जो है वो बर्न होने से बच जाए। टेलीविजन में मैंने बताया कि वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है अप टू मैनी थाउजेंड वोल्ट्स बाय यूजिंग अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। टेलीविजन के अंदर वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो अंदर ही उसके सर्किट में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बीम वगैरह प्रोड्यूस करनी होती है पिक्चर के लिए, तो इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बताया कि ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम पावर स्टेशन टू सिटीज, बहुत ही हाई वोल्टेज में इसको ट्रांसमिट करते हैं, और ये वोल्टेज अब आगे जो है 220 वोल्ट में रिड्यूस कर दी जाती है कैसे, ट्रांसफार्मर्स के जरिए, और फिर कंज्यूमर्स को सप्लाई की जाती है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन से हम 220 वोल्ट में ट्रांसमिट करते तो बेटे इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये लूज हो जाती है। एनर्जी के लॉस को कम करने के लिए हाई वोल्टेज में, हजारों की वोल्टेज में ये पावर जो है हमारे घरों तक सप्लाई होती है, और उसके बाद हमारे जो डोमेस्टिक आगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं डोमेस्टिक सप्लाई के, वो उसको 220 वोल्ट्स में या 240 वोल्ट्स में या 230 जो भी रिक्वायर्ड हो, कमर्शियल एरिया में डिफरेंट होती है वोल्टेज, तो घरों में 220 ज्यादा यूज होती है, तो इस वोल्टेज में उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम उसको सेफली यूज कर सकते हैं। इससे पावर लॉस भी नहीं होता और एनर्जी का जो पावर का यूज है वो भी सेफ हो जाता है। नेक्स्ट बेटे डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट का बताया कि ये क्या होते हैं। पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूं कि डायरेक्ट करंट वो होता है जो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, और अल्टरनेटिंग वो होता है जो बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। ये देख बेटे ये बैटरी लगी हुई है और ये कंडक्टर है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से देखें ये करंट निकल रहा है और इधर कंडक्टर में से पास होकर ये नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर हो रहा है। अब इसकी डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे हमेशा लेफ्ट टू राइट ही रहेगी इस केस में, ये पॉजिटिव टर्मिनल लेफ्ट साइड पे है। तो इस कंडक्टर के अंदर चूंकि ये डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बेटे हम इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट। अब दूसरा केस जो है वो एसी करंट होता है जो कि डायरेक्शन अगेन एंड अगेन चेंज करता है, तो ऐसा करंट जो बार बार डायरेक्शन चेंज करे उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसको एसी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस तरह डायरेक्ट करंट को डीसी से शो करते हैं। अब हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो बेटे याद रखें ये एसी की फॉर्म में होती है। इसकी मेन वजह ये भी है कि जो ट्रांसफार्मर हैं वो एसी को कम या ज्यादा कर सकते हैं, डीसी जो है वो ट्रांसफार्मर में से पास ही नहीं होता। यहाँ पे ये चीज मैं थोड़ी सी मजीद आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो प्राइमरी कॉइल है ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल को ये जो इनपुट हमने दी है, तो इस कॉइल में से करंट जब पास होना शुरू हो जाता है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है,
ये हमने इसमें आयरन कोर यूज किया होता है, और इस आयरन कोर के थ्रू ये सारा मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता है, और इस वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ये बेटे फिर देख लें कि प्राइमरी कॉइल को हमने करंट देना होता है, तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, जो कि इस आयरन कोर की वजह से सारे का सारा फील्ड सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो जाता है। और चूंकि ये एसी करंट है, ये डायरेक्शन चेंज करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाता है, यानी करंट पैदा हो जाता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है इस प्रोसेस को। अब चूंकि ये चेंजिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिर्फ एसी करंट ही पैदा कर सकता है, लिहाजा ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी करंट को ही कम या ज्यादा कर सकता है, उसकी वोल्टेज को डीसी को ये चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि डीसी करंट तो इसमें से पास ही नहीं होगा, सेकेंडरी कॉइल को ट्रांसफर ही नहीं होगा। तो ये बेटा डीसी और एसी का आपको बताया गया। आगे यूजेस डीसी और एसी के जो हैं ये मेंशन किए गए आपके यहाँ कि इसके यूजेस क्या हैं। बड़े सेल्स यूज होते हैं टॉर्चेस में, वॉचेस में और टॉयज में। ये सोर्सेज हैं करंट के। कार बैटरी देखें वो डीसी करंट जो है प्रोवाइड करती है। अब रेडियो है, टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन या कंप्यूटर, ये सारे के सारे बेटे याद रखें ये डीसी करंट के ऊपर ही चलते हैं। तो ये जो अप्लायंसेज होते हैं हम तो इनको एसी सप्लाई करते हैं, तो फिर ये डीसी पे कैसे चलते हैं? तो याद रखें इनके अंदर कन्वर्टर्स लगे होते हैं, वो कन्वर्टर्स एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो डीसी करंट जो है डिवाइसेस में से, अप्लायंसेस में से पास होता है और ये डीसी के ऊपर चलते हैं। जबकि इलेक्ट्रिक फैंस हैं, मोटरें हैं, बल्ब हैं या हीटर वगैरह, ये सारे के सारे एसी के ऊपर ही चलते हैं। इलेक्ट्रिक सप्लाई का बताया कि ये दूर दराज से जो तक सप्लाई होती है केबल्स के थ्रू आती है। ये पहले भी मैं बात थोड़ी सी डिस्कस कर चुका हूँ ट्रांसफार्मर के टॉपिक में, कि अगर ये ट्रांसमिट होती 220 वोल्ट्स में तो मेजर पोर्शन जो है एनर्जी का वो लूज हो जाता, वेस्ट हो जाता। यही वजह है कि हम पावर को हाई वोल्टेज में पावर स्टेशन से ट्रांसफर करते हैं आगे कंज्यूमर तक। ये वोल्टेज फिर आगे कंज्यूमर के लेवल पे क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे इसको 220 वोल्ट्स में हम रिड्यूस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर्स, और फिर ये सप्लाई कर दी जाती है कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर इसको सेफली यूज कर सकते हैं। बेटा रिपीट कर दूं कि पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज में पावर जो है वो ट्रांसमिट की जाती है, और कंज्यूमर्स लेवल पे ट्रांसफार्मर्स के जरिए उस वोल्टेज को 220 वोल्ट में चेंज कर दिया जाता है, ताकि वो सेफली उसको यूज कर सकें, और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में पावर का लॉस भी नहीं होता। आगे बताया कि चूंकि ट्रांसफार्मर जो है वो सिर्फ एसी को ही चेंज कर सकता है, एसी वोल्टेज को, डीसी को वो चेंज नहीं कर सकता, इस वजह से भी एसी को ही प्रेफर किया जाता है डीसी की निस्बत। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाई इज एसी वोल्टेज प्रेफर्ड ओवर डीसी वोल्टेज। आपने बताना है कि पावर ट्रांसमिशन चूंकि हाई वोल्टेज में करनी होती है और यूज उसका लो वोल्टेज में करना होता है, तो ये काम हाई को लो में कन्वर्ट करना या लो वोल्टेज को हाई में करना ये ट्रांसफार्मर ने करना होता है, और ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकता है, वो डीसी को चेंज नहीं कर सकता। इसलिए हम एसी को प्रेफर करते हैं, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के ऊपर। इसके अलावा बताया कि एसी जो है इसको हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेरी इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी हमें रिक्वायर्ड हो कि डीसी चाहिए, वहां पे हम इसको कन्वर्टर्स के जरिए, रेक्टिफायर्स के जरिए, डायोड इस्तेमाल होते हैं इसमें रेक्टिफायर्स के तौर पे, तो रेक्टिफिकेशन कर देते हैं, हम इसको डीसी में चेंज कर देते हैं। मसलन हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसको यूज करना है तो हम इसको डीसी में चेंज कर लेंगे। मजीद ये बताया कि जो एसी है ये सिग्नल्स को भी कैरी करने के लिए यूज होता है, जो माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीविजन ट्रांसमिशन में, इनके ट्रांसमिशंस में जो सिग्नल्स यूज होते हैं वो भी एसी की फॉर्म में जो है वो ट्रांसमिट होते हैं। नेक्स्ट बेटे आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई का बताया गया। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई के घरों में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो कैसे होती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि एसी इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट की घरों को सप्लाई की जाती है, और डोमेस्टिक सर्किट, ये बेटे देखिए आगे ये सर्किट आपको शो किया गया है,
इस सर्किट के अंदर देखें, ये एक अर्थ वायर लगी हुई है, एक अर्थ वायर लगी है, इसमें एक न्यूट्रल वायर है और एक लाइव वायर है। अब लाइव वायर में देखें, ये मेन फ्यूज यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद ये मीटर है, मीटर के बाद यहाँ पे ये घर में जो सर्किट जा रहा है तो ये मेन स्विच लगा हुआ है। उसके बाद ये सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं या फ्यूजेस, पहले फ्यूजेस होते थे, अब ज्यादा यहाँ सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं। तो ये पैरेलल लगे होते हैं। हर हमारा जो आगे सर्किट होता है उसका एक अलग अलग फ्यूज होता है, तो ये उस करंट को कंट्रोल करता है। बताया कि डोमेस्टिक सर्किट के अंदर ये सारी चीजें हैं कि लाइव वायर है। ये देखें, टू वायर्स का बताया कि टू वायर्स एंटर आवर होम फ्रॉम मीटर, मीटर से दो तारें, ये देखें दो तारें, एक ये लाइव वायर है और एक ये न्यूट्रल वायर है। ये दो तारें जो ये देखें मीटर से निकल कर हमारे घरों में जा रही हैं, ये लाइव वायर जा रही है और ये न्यूट्रल वायर जा रही है। वन वायर इज कॉल्ड लाइव वायर और हॉट एंड द अदर इज कॉल्ड न्यूट्रल और कोल्ड वायर। गर्म वायर भी कहते हैं लाइव को, और दूसरी न्यूट्रल को ठंडी तार भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई होती है हमारे घरों में लाइव वायर में से, ठीक है, लाइव वायर के थ्रू करंट सप्लाई होता है। न्यूट्रल वायर जो है वो रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है करंट को सर्किट कंप्लीट करने के लिए। करंट जो रिटर्न होता है वो न्यूट्रल वायर के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो न्यूट्रल वायर का है बेटे याद रखें ये जीरो होता है। न्यूट्रल वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होता है। और लाइव वायर का क्या था, 220 वोल्ट। तो हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर का होगा ये 220 वोल्ट कायम रहेगा। अब ऐसे बेटे ये जो थर्ड वायर यूज की जाती है सर्किट में वो अर्थ वायर है, ये प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। अर्थ वायर जो है ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए होती है कि अगर हमारे अप्लायंस की ये बॉडी के साथ कनेक्टेड होती है कि अगर अप्लायंस की बॉडी लाइव हो जाती है इंसुलेशन कहीं डैमेज होने से, तो एक्सीडेंटली हम उसको टच करेंगे तो इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है। तो अगर लाइव ये अर्थ वायर लगी हुई है तो ये बेटे उस अप्लायंस की बॉडी से फौरन करंट को पास करेगी अर्थ को, और इस हाई करंट के पास होने से क्या होगा, हैवी करंट पास होने का इफेक्ट क्या होगा कि हमारा सर्किट ब्रेकर जो है वो करंट को स्टॉप कर देगा, या फ्यूज जो है तो वो मेल्ट हो जाता है। अब बेटे सर्किट वायरिंग का बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल के स्विच इंट्रोड्यूस किया जाता है लाइव वायर और न्यूट्रल के दरमियान डोमेस्टिक सर्किट में, इसको हम मेन स्विच कहते हैं। ये देखो ये मेन स्विच है, मेन स्विच इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब ये मेन स्विच जो ये पूरे सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकता है। मेन स्विच के बाद जो है फ्यूज बॉक्स आता है, ये देखें ये फ्यूज बॉक्स है। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं तो ये फ्यूज बॉक्स उसके बाद आता है, जहां पे मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई को डिवाइड कर दिया जाता है पैरेलल सर्किट्स में। ये आगे हमारे हर कमरे का मसला अलग अलग सर्किट होगा, या हमारे जो अप्लायंसेस हैं जैसे एसी है तो उसका एक फ्यूज होगा, और मोटर कोई है तो उसका, पंप है जैसे तो उसका अलग फ्यूज होगा। इसी तरह डिफरेंट जो है पैरेलल सर्किट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को फ्यूजेस के जरिए। इस तरह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं तो बेटे उनको सेम पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट की मिलती है, क्योंकि याद रखें पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। अब ये जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं ये करंट को कैरी करेंगे हमारे अप्लायंसेस तक, लाइट्स हैं, हीटर्स हैं या कोई भी दूसरे अप्लायंसेस हैं, तो इन पैरेलल सर्किट्स के जरिए बेटे करंट सप्लाई होगा। हर पैरेलल सर्किट देखें कि उसके अंदर एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है और एक अर्थ वायर है। ये तीनों वायर्स हर पैरेलल सर्किट के अंदर होती हैं और हर डिवाइस तक ये जाती हैं। ये देखें यहाँ पे मसलन आपको एक सर्किट शो किया गया है। अब इसके अंदर ये लाइव वायर है जो फ्यूज के थ्रू जा रही है, बाकी ये न्यूट्रल वायर है, इसको कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और एक दूसरी अर्थ वायर है जो यहाँ से वापस जा रही होती है और ये अर्थ को कनेक्ट करती है, करंट को एक करंट का कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है अर्थ को, क्योंकि अर्थ बेटे याद रखें जीरो वोल्टेज पे है। और जैसे ही ये हमारी अप्लायंस की बॉडी लाइव होती है तो हाई करंट जो है, हैवी करंट, ये अर्थ वायर के थ्रू फ्लो करता है अर्थ को, और हमारा सर्किट फौरन बंद हो जाता है। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। लास्ट बेटे ये चीज है फ्यूजेस और स्विचेस का। ये भी फ्यूजेस जिस तरह पीछे मेंशन भी हुआ, फ्यूज जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट को
एक खास मिकदार में ही सर्किट के अंदर फ्लो करने देता है, फ्लो होने देता है। बट याद रखें कि फ्यूज एक खास रेंज में करंट फ्लो होने देता है सर्किट के अंदर से। अगर करंट उस लिमिट से एक्सीड करेगा, ठीक है, उस लिमिट से करंट ज्यादा हो जाता है तो फ्यूज वायर मेल्ट हो जाती है और हम ये कहते हैं कि फ्यूज जो है इट हैज ब्लोन, कि फ्यूज उड़ गया। हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया है, क्योंकि फ्यूज असल में क्या होता है, बारीक सी तार लगी होती है सर्किट में, तो वो मेल्ट हो जाती है क्योंकि उसकी रेंज से करंट बढ़ गया है। तो फायदा क्या हुआ, हमारा जो अगला डिवाइस था वो बच जाता है, अप्लायंस हमारा बच जाता है, जलने से बच जाता है। तो फ्यूजेस बेटे ये डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। इसको हम लाइव वायर के अंदर, हर पैरेलल सर्किट में लाइव वायर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे देखें, ये लाइव वायर जा रही थी और इसके आगे ये सारे पैरेलल सर्किट्स जो हैं, तो हर लाइव वायर एक फ्यूज के थ्रू ही आगे जा रही है अप्लायंसेस की तरफ। तो ये इसलिए बताया है कि ये लाइव वायर के अंदर फ्यूज जो है वो लगाया जाता है हर पैरेलल सर्किट में। तो फ्यूज जो है, जो भी फ्यूज हम किसी सर्किट में यूज करते हैं, तो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस सर्किट की, उससे स्लाइटली हायर वैल्यू का होता है, यानी थोड़ी सी उससे ज्यादा वैल्यू का फ्यूज रखा गया होता है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि जितनी वैल्यू हमने यूज करनी है उतना ही यूज कर लें, वो तो जैसे करंट उसके इक्वल भी होगा तो हमारे डिवाइस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करंट जाएगा, तो फ्यूज उड़ जाएगा, हमें बार बार फ्यूज ही लगाना पड़ेगा। तो उसे थोड़ा सा ज्यादा रखा गया होता है। तो यूजुअली बताया कि 13 एम्पियर का फ्यूज हम यूज करते हैं पावर प्लग के अंदर, जबकि 5 एम्पियर का फ्यूज हम यूज करते हैं लाइट्स के अंदर। लाइटें जो होती हैं इनके लिए 5 एम्पियर का फ्यूज होता है, जबकि हमारे जो पावर प्लग है उसमें 13 एम्पियर का फ्यूज यूज होता है। अब 13 एम्पियर जहाँ यूज हो रहा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो पावर है वो तकरीबन 10 एम्पियर करंट जो है वो पास होगा, या 11 एम्पियर पास हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इसे जहाँ पे 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करें तो वहां हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो 3 एम्पियर की हो सकती है, 3 एम्पियर या 4 एम्पियर की हो सकती है, ज्यादा नहीं होगी। नाउ इट इज बताया कि सर्किट ब्रेकर जो है ये रिप्लेस कर रहे हैं फ्यूजेस को, कि फ्यूजेस की जगह सर्किट ब्रेकर यूज हो रहे हैं। ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी हो जाते हैं और इनको फिर इजीली हम जो है जस्ट जैसा स्विच ऑन करते हैं तो इनको हम ऑन कर लेते हैं। जैसे करंट सप्लाई जो है वो लिमिट को एक्सीड करती है तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाते हैं, और करंट जब कम होता है तो हम इनको वापस जो है कर सकते हैं स्विचेस को। तो ये शक्ल में आपको देखें डिफरेंट टाइप्स के जो है वो फ्यूजेस और ये सर्किट ब्रेकर शो किए गए हैं। बताया कि ऑल द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है ये पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं, मेन सप्लाई के साथ पैरेलल कनेक्टेड होते हैं। पैरेलल मीन कि हर एक का कंडक्टिंग पाथ सेपरेट होता है, करंट का रास्ता अलग-अलग होता है। लिहाजा सेपरेट स्विच या सेपरेट सर्किट ब्रेकर जो है वो हर अप्लायंस का होगा उसको ऑन या ऑफ करने के लिए। और स्विचेस बेटे याद रखें ये हमेशा लाइव वायर्स में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, हमेशा लाइव वायर में स्विच लगाया जाता है। अगर हम स्विच को लाइव वायर में नहीं लगाते, न्यूट्रल में लगा देते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा फैन, हीटर वगैरह या जो भी अप्लायंस है, इट विल ऑलवेज रिमेन लाइव even if you have even if switches are off, you have switched off your appliance, it will remain alive। क्या आपने उसको ऑफ कर दिया वो फिर भी ऑन रहेगा, क्योंकि स्विच तो आपका न्यूट्रल वायर में था, न्यूट्रल को आपने ऑफ किया तो उधर से रास्ता कंप्लीट नहीं है, रास्ता बंद हो गया है कि वो आपका डिवाइस चल तो नहीं रहा लेकिन वो लाइव जरूर है। इस तरह से डेंजर होगा इलेक्ट्रिक शॉक का, अगर आप अप्लायंस को टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक का जो है वो डेंजर होगा, खतरा होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्विचेस को हमेशा लाइव वायर में इंट्रोड्यूस करते हैं बजाय न्यूट्रल वायर्स के। It was all about today's lecture. Tomorrow we shall start next topic.